नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और स्वागत है आप सभी का आज के एजेंडा में। अगले आधे घंटे में होंगी इस वक्त की जो प्रथम बेहद इंपॉर्टेंट खबरें हैं और उन पे होगी हमारे रिपोर्टर्स की नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है आज का एजेंडा। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का करेंगे उद्घाटन। भारत की ऊर्जा भविष्य की चुनौतियों और अवसर पर होगी चर्चा। हरित ईंधन के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए ग्रीन मोबिलिटी रैली की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस कारखाने में अगले 30 वर्षों में 1000 हेलीकॉप्टर बनाने की है योजना। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बैठकों का दौर जारी। बेंगलुरु में G20 के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक का आज दूसरा दिन। वहीं युवा 20 की 3 दिवसीय बैठक आज से गुवाहाटी में होगी शुरू। 1500 से अधिक युवा लेंगे हिस्सा। संसद का बजट सत्र जारी। राज्यसभा और लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्रस्तावित। विपक्ष के हंगामे के कारण अभिभाषण पर अब तक नहीं हो सकी है चर्चा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। 6 से 8 फरवरी तक चलने वाले ऊर्जा सप्ताह में दुनिया भर के 30 से अधिक मंत्रियों और प्रतिभागियों के शिरकत करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री वैश्विक तेल व गैस संस्थानों के सीईओ के साथ गोलमेज संवाद भी करेंगे। वहीं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली कई पहलों का शुभारंभ करेंगे, जिसमें ग्रीन मोबिलिटी रैली और इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल के तहत वर्दियां लॉन्च करेंगे। मोबिलिटी रैली में हरित ऊर्जा स्रोतों से चलने वाले वाहन होंगे, तो वहीं अनबॉटल्ड पहल वाली वर्दियां पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होंगी। साथ ही पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल इंडोर सौर कुकिंग प्रणाली के ट्विन कुकटॉप मॉडल का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट में E20 ईंधन की शुरुआत करेंगे। और प्रधानमंत्री तुमकुरू में HAL के एक ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण करेंगे। कारखाने की नींव भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साल 2016 में रखी गई थी। यह एक बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा केंद्र है। यहां शुरुआत में पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन वाले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन होगा। बाद में लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के निर्माण और मरम्मत का काम भी होगा। तुमकुरू में प्रधानमंत्री एक औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला भी रखेंगे। 8484 एकड़ में फैली औद्योगिक टाउनशिप का विकास 3 चरणों में होगा। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की दिशा में तिपटूर और चिकनायकनहल्ली में 2 जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। तिपटूर बहुग्राम पेयजल आपूर्ति परियोजना 430 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई जाएगी। चिकनायकनहल्ली तालुक की 147 बस्तियों के लिए बहुग्राम जल आपूर्ति योजना लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक से कपड़े कैसे तैयार किए गए हैं, वेस्ट को कैसे यूज में लाया गया है, जिसे प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे। LPG गैस सिलेंडर पर ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी क्या है, इन सभी पर खास बातचीत की है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। हमारे साथ हैं इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काफी बड़ा इनिशिएटिव है ये इंडिया एनर्जी वीक। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में इंडियन ऑयल का क्या रोड मैप है सर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का? आपने ठीक ही बोला। पहले इंडियन ऑयल के बारे में बता दूं, लगभग 50% जो भारत की ऊर्जा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, वो हम देते हैं। और हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2070 का टारगेट दिया है नेट जीरो का, तो इंडियन ऑयल ने अपने जो
ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, रिफाइनरीज, पाइपलाइंस, मार्केटिंग लोकेशंस, हम अपने ऑपरेशनल नेट जीरो 2046 में होंगे, 100th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। अनबॉटल्ड यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक से भी कुछ तैयार कर रहे हैं आप लोग, खासतौर पे किसी कपड़े की बात है, क्या है ये? एक्चुअली प्लास्टिक्स अपने में कोई खराब चीज़ नहीं है, हमें देश वी नीड प्लास्टिक्स, प्लास्टिक के बगैर गुजारा नहीं है। प्रॉब्लम होती है प्लास्टिक की जिस तरह से हम डिस्पोज करते हैं, हम इररिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करते हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है अनबॉटल। ये अनबॉटल इनिशिएटिव ऐसा है, हर साल हम 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ प्लास्टिक की बोतलें लेंगे जो आज वेस्ट हो रही हैं, जो लैंडफिल में जा रही है या ओशन वेस्ट में जा रही है, वो लेके हम इसको हमारे जो रिटेल आउटलेट में जो कस्टमर अटेंड होते हैं उनका यूनिफॉर्म बनाएंगे, हमारे जो एलपीजी डिलीवरी बॉयज़ है उनका यूनिफॉर्म बनाएंगे, और हमारे जो रिटेल आउटलेट्स पे हम इसको सेल पे भी रखेंगे, ताकि लोगों में एक जागरूकता है कि रिसाइकल प्लास्टिक से भी मटेरियल बन सकता है और इसी तरह हमारा रिसाइकलिंग रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। धन्यवाद सर, दूरदर्शन से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से एलपीजी सिलेंडर के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस यानी कि इसकी चोरी, सेफ्टी सबको लेकर के इंडियन ऑयल जो है काफी फोकस कर रही है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल बनाने पर भी जो जोर दिया जा रहा है, ये एक तरीके से भारत को आत्मनिर्भर करेगा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। कैमरामैन सीके अशोक के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। और इस वक्त हमारे दोनों संवाददाता बेंगलुरु से अभिषेक सिंह और तुमकुरू से नंदिता हमारे साथ जुड़ रही हैं, दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिषेक सिंह से। अभिषेक, अनबॉटल्ड ऐसी तमाम तरह की जो इनोवेशंस है और इनिशिएटिव्स हम देख रहे हैं, इसमें जो एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर जो भारत की क्षमता है, शक्ति है, उसका प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और ऐसा क्या कुछ खास होने वाला है इस एनर्जी सप्ताह में जिसकी वजह से दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी होंगी? बिल्कुल जय, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही खास है ये इंडिया एनर्जी वीक जो बेंगलुरु में हो रहा है और 3 दिनों तक ये चलेगा। प्रधानमंत्री आज इसका शुभारंभ करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 500 सीईओ हैं जो कि एनर्जी सेक्टर से हैं, वो यहाँ पर जो है उनके साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। 30,000 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो है 30 देशों के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप इसे न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए आप एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ये समिट है एनर्जी के क्षेत्र में, किस तरीके से एनर्जी के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बढ़ा जा सके। भारत ने पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो काफ़ी पहल की है इस क्षेत्र के अंदर, चाहे सोलर एनर्जी की बात हो। इंडिया ही एक ऐसा है जहां पर कि कच्छ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन के रूफटॉप पर, जो सरकारी दफ्तर है उसके रूफटॉप पर जो है आपको सोलर पैनल दिखेगा। यानी कि ग्रीन एनर्जी के ओर पिछले 7-8 वर्षों में जिस तरीके से कदम बढ़ाए गए हैं वो उसका भी यहाँ पर आप नज़ारा देखेंगे। अब जो ग्रीन एनर्जी के और क्या क्या स्वरूप होंगे, जैसे विंड मिल आपने देख लिया, सोलर एनर्जी आपने देख लिया, इसके साथ साथ और भी जो स्वरूप है वो आपने देख लिया। अब आगे का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि जो भी ऑयल है वो उसके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, कभी ना कभी उसे खत्म हो जाना है। तो फिर एनर्जी के सोर्स क्या रहेंगे, क्योंकि एनर्जी का जो डिमांड है आने वाले भविष्य में और उसकी ज्यादा मांग होगी। तो ऐसे में अब हाइड्रोजन फ्यूल की बात की जा रही है। हाइड्रोजन फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन अगर ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो है वो हाइड्रोजन है, और ऐसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से जो एनर्जी पैदा होगी उस पर जो है अब जो है गाड़ियां मूव करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अभी आप देख रहे हैं उसके बाद के जनरेशन है, और जर्मनी में 2016 में इसको लेकर के प्रयोग भी किया गया, और आज जर्मनी में हाइड्रोजन से न सिर्फ गाड़ियां बल्कि ट्रेनें भी चल रही हैं। भारत ने भी इस बजट में यह घोषणा की है कि दिसंबर 2023 में भारत में पहली जो है हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, और जो हेरिटेज लाइन से वहां पर उसकी शुरुआत की जाएगी, एक प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद उसके अंदर और क्या सुधार किया जाए उसकी शुरुआत की जाएगी। तो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आप इसे कह सकते हैं। साथ साथ अभी जब आजादी के 75वें साल को हम लोग अमृतकाल के तौर पे देख रहे हैं, तो जब हमारे 100 साल हो जाएंगे आजादी के, जब अमृतकाल होगा 100 साल पे भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर होगा, यह टारगेट रखा गया है कि भारत तब 100% जो है ग्रीन एनर्जी को लेकर के आत्मनिर्भर हो सके, और जो एनर्जी की जो
जो डिमांड है, जो हमारा कंजम्पशन बाहर गल्फ कंट्रीज अदर देशों से जो हम करते हैं, उस पर आत्मनिर्भरता जो है वो बने, उन पर निर्भरता खत्म हो और भारत जो है जो कॉस्ट है इफिशियंट हो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। जिया बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां हम चुनौतियों को स्वीकार रहे हैं तो वहीं अवसरों की बात भी हो रही है। साफ उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन कैसे इस प्लास्टिक को हम रीयूज कर सकते हैं, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, वो उस पर हमारा फोकस है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जहां पर इनोवेशन हो, नई टेक्नोलॉजी आए, वहीं जो आम लोग हैं उनको भी हम अपने इस मूवमेंट से जोड़ें। इन तमाम पहलुओं पर भी खास तौर पर चर्चा रहेगी। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इंडियन ऑयल का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी है जिसे प्रधानमंत्री यहाँ पर लॉन्च करेंगे कि जो अनबॉटल्ड है, यानी कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक और कॉटन को मिलाकर के किस तरीके से इंडियन ऑयल ने वर्दी तैयार की है। वर्दी जो उनके आप पेट्रोल पंप पे देखते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, वर्दी जो इनके एम्प्लॉय है जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए, साथ साथ इसके जैसे जैसे इसके वृहद तौर पर इसको बनाने लगेंगे तो फिर ये बाजार में भी उपलब्ध होगा, लोग इसे खरीद कर भी इसका उपयोग कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसको रिसाइकिल कैसे किया जाए और आपके यूज में कैसे आए। तो जिस तरीके से ये एक पहल है इंडियन ऑयल की, ये काफी बड़ी पहल है। साथ साथ इंडियन ऑयल ने एक और जो एलपीजी गैस सिलेंडर के जो ग्राहक हैं उनको एक बहुत बड़ी सुविधा देने जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री उसका भी लॉन्च करेंगे। वो ये है कि आपका जो गैस सिलेंडर होता है, आप गैस सिलेंडर आप बुक करते हैं, आपके घर आता है, क्या उससे गैस उसमें से निकाल लेते हैं डिलीवरी बॉय, या फिर वो कहां पर है, कैसे है, सेफ्टी को लेकर के किस तरीके। तो इंडियन ऑयल ने उसके ऊपर एक क्यूआर कोड जनरेट किया है, यानी कि जितने भी गैस सिलेंडर होंगे उन सब के ऊपर एक क्यूआर कोड होगा। आप मोबाइल से उसे स्कैन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उसकी कहां पर वो रिफिल किया गया है, उसके बाद उसका पोजीशन क्या है, कहां पर लेके आ रहे हैं, कितना उसमें वेट है, और अगर कोई इमरजेंसी होती है, आप घर में अगर उसे यूज कर रहे हैं तो उस क्यूआर कोड के जरिए आप जानकारी भी दे सकते हैं आप हेल्पलाइन नंबर पे, जिससे कि आपके पास तुरंत ही जो है जो आपको हेल्प है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इंडियन ऑयल की ओर से, जो कि प्रधानमंत्री अनबॉटल्ड और या क्यूआर कोड एलपीजी पर लॉन्च करेंगे। साथ साथ इसके अलावा भी कई सारे ऐसे जो ग्रीन एनर्जी के स्वरूप है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। विश्व की कई सारी कंपनीज है जो कि यहां पर आई है, वो अपना शोकेस करेंगे, और ये इंडिया एनर्जी वीक जो है न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी भारत को एक नई पहचान देगा। जया बिल्कुल अभिषेक, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम रुक करेंगे तुमकुरू का, जहां मौजूद है हमारी संवाददाता नंदिता डागर। तो तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL के हेलीकॉप्टर कारखाने को देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री आज। नंदिता, आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे देश की जो पूरी हेलीकॉप्टर की क्षमताएं हैं उसको पूरा करता नजर आएगा ये कारखाना? न सिर्फ देश की ही नीड्स या फौजी नीड्स और बल्कि सिविलियन नीड्स, बल्कि जया ये विदेश की भी नीड्स, यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रा है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, तो ये जो चमचमाती हुई हेलीकॉप्टर फैसिलिटी है बेंगलुरु से तुमकुरू पड़ता है 120 किलोमीटर दूर, उससे थोड़ा आगे बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जया, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम मौजूद है ऑलरेडी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स आदि। तो सिर्फ शुरुआत लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से होगी जो फौजी यूज के लिए है, जो 3 टन का है। हर साल 30 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, उसके बाद इसको स्टेप अप करके 60 की कैपेसिटी की जाएगी, फिर पीक कैपेसिटी 90 हेलीकॉप्टर प्रति साल। और HAL का ये जो हमने उनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से कल बात की थी, उनका कहना था कि अगले 20 सालों में वो 1000 हेलीकॉप्टर्स यहां पर निर्माण करेंगे उनका, और 4 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट होगा। उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, एक्सपोर्ट के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने HAL के प्रोडक्ट्स को खरीदा भी है, और जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है। और अगर इंडिया को, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 तक बनना है, तो उसको $25 बिलियन का डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री बनना पड़ेगा, और वो सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो जो आपने सवाल पूछा, ये जो फैक्ट्री
600 एकड़ की फैली हुई है मेरे पीछे, जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी बल्कि बिल्कुल चालू है, बस फॉर्मली ऑपरेशनलाइज हो जाएगी आज। और ये मजे की बात है कि सिर्फ 6-7 साल पहले 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, इसकी नींव रखी थी, और अब ये बनकर तैयार है। तो शुरू में इसमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, फिर बाद में मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि जिसे प्रचंड के नाम से जाना जाता है, वो आर्मी और एयरफोर्स के लिए बनाए जाएंगे। तो 3 टन से लेके 15 टनेज तक के विभिन्न श्रेणियों, विभिन्न क्लासेस के तरह तरह की क्लासेस के अलग अलग हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। और तो मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का आज कर्नाटक का ये दौरा, भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं हम कह सकते HAL के हेलीकॉप्टर कारखाने को भी देश को समर्पित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही संवाददाताओं का, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी खबर पर। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बेंगलुरु में पहली ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन आज प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच और न्यायोचित, वहनीय और समावेशी ऊर्जा संक्रमण पथ पर विचार विमर्श फिर से शुरू होगा। पहली ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की बैठक में भाग लेने वाले G20 सदस्य देशों ने ऊर्जा सुरक्षा और नए ऊर्जा स्रोतों की विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामूहिक प्रयासों पर सहमति व्यक्त की है। कल बैठक के पहले दिन विद्युत मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार ने कहा कि तकनीकी अंतराल को संबोधित करने के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण पर आयोजित तकनीकी सत्र, कम लागत पर आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता, ऊर्जा दक्षता, उद्योगों से कम कार्बन उत्सर्जन और जिम्मेदारी जैसे ऊर्जा खपत और भविष्य के ईंधन पर प्रमुखता को भी सभी सदस्य देशों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। और आयशा खान हमारे साथ जुड़ रही हैं और ताज़ा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं आयशा का। आयशा, कल पहला दिन काफी सफलतापूर्वक हुआ और काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आज क्या कुछ खास रहने वाला है इस कार्य समूह की बैठक में, क्या कुछ एजेंडा में रहने वाला है? जी देखिए, कल और आज दोनों दिन बेंगलुरु ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है। पूरे विश्व की ऊर्जा की जरूरतें जो है बेंगलुरु में नजर आ रही हैं, और यहाँ पर तमाम वो पॉलिसी मेकर्स यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर नजर आएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर G20 की बैठक भी चल रही है, जहां पर विश्व के 20 देश ऊर्जा को लेकर पॉलिसी मेकिंग के तहत किस तरह से एनर्जी ट्रांसिशन के जरिए विश्व में सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी प्रोवाइड किया जाए। तो इस बारे में कल दिन भर बैठक हुई है और तमाम देशों ने ये सहमति जताई है कि कैसे ऊर्जा ट्रांसिशन, एनर्जी ट्रांसिशन के लिए अफोर्डेबिलिटी बेहद जरूरी है, टेक्नोलॉजी गैप्स को कनेक्ट करना बेहद जरूरी है। और आज भी जब सुबह से बैठक शुरू हुई है, तमाम देशों ने अपने अपने प्रेजेंटेशंस पेश किए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे सोलर एनर्जी के महत्व को समझना होगा और कैसे सोलर एनर्जी का एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है। और इसके लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें फाइनेंसेस किस तरह से प्रोवाइड किया जाए, उन्हें फाइनेंसेस किस तरह से उपलब्ध कराया जाए, ताकि ये ट्रांसिशन जो है सोलर एनर्जी के इस्तेमाल के लिए आम आदमी तक पहुंचे, यानी हर उस शख्स तक पहुंचे जो शायद इस सोलर एनर्जी के बारे में अभी तक जानता नहीं हो। और भारत ने अपनी तरफ से ये बात भी साफ कर दी है कि भले ही हम एनर्जी ट्रांसिशन की ओर रुख कर रहे हैं, कई अलग प्रोसेस अपनी जगह पर है, लेकिन भारत किसी तरह से कन्वेंशनल एनर्जी को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ट्रांसिशन अगर होना होगा तो सबको साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि G20 का मकसद ही है इंक्लूसिविटी। और इंक्लूसिविटी का मतलब है सोलर एनर्जी या फिर हाइड्रोजन फ्यूल या फिर ब्लेंडेड फ्यूल, ये तमाम चीजें किसी एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। ये तमाम चीजें जो है इंक्लूसिव होना बेहद जरूरी है। तो इस पर चर्चा हो रही है, पॉलिसी किस तरह से इन तमाम चीजों को लेकर केंद्रित किया जाए। और जो सोलर एनर्जी है वो इस तमाम एनर्जी ट्रांसिशन का एक न्यूक्लियस है। तो आज भी बैठक होगी शाम को, और यहाँ के जो डेलीगेट्स हैं इन्फोसिस का दौरा करेंगे, जो
एक ग्रीन बिल्डिंग है और किस तरह से इंडिया ने इन तमाम चीजों को एनर्जी ट्रांजिशन में बदला है। और कल सोलर पार्क का भी उन्हें दौरा कराया जाएगा। तो ये पहली बैठक है। फिर इसके बाद इस बैठक का जो एजेंडा होगा, आने वाले 3 दूसरी इंडिया माफ कीजिएगा G20 की एनर्जी ट्रांजिशन बैठक में इसका और स्वरूप दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा हमसे जुड़ने के लिए। तो भारत में G20 अध्यक्षता के तहत बैठकों का दौर जारी है और किस तरह से एक एनर्जी ट्रांसमिशन पावर हाउस के रूप में भारत उभर रहा है उसकी भी लगातार हम बानगी देख रहे हैं। आज बेंगलुरु में प्रधानमंत्री जो है वो एनर्जी ऊर्जा सप्ताह की भी शुरुआत करेंगे वहां पर, और तमाम बैठकों पर भी नजर रहेगी। बात कर लेते हैं बजट सत्र की। तो संसद में बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्तावित है। लोकसभा में अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही कई प्रतिवेदन भी पेश किए जाने हैं और मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न भी एजेंडे में शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय से संबंधित इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास के संबंध में विभाग संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देंगे। राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। तो बजट सत्र इस वक्त जारी है लेकिन विपक्ष का हंगामा भी लगातार जारी है। राजेश, क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, पिछले हफ्ते मंगलवार को जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इस सत्र का आगाज हुआ था तो शायद किसी को ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि अगले 2-3 दिनों में विपक्ष जो है इस तरीके से हंगामा बरपाने की कोशिश करेगा। लिहाजा मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और बृहस्पतिवार शुक्रवार को भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है जया वो प्रस्तावित था। यानी दोनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो संसूचित होने के बावजूद चर्चा जो है वो शुरू नहीं हो पाई क्योंकि विपक्ष लगातार जो है वो सदन के भीतर हंगामा मचाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से अब तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो खतरनाक संकेत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा होती है तो भले ही सदस्य अपनी चिंताएं जाहिर करते हैं लेकिन बजट और राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सर्वसम्मति से, आम सहमति से उसको सदन के भीतर से पारित कराया जाता है और प्रधानमंत्री के दोनों सदनों में रिप्लाई के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो पूरी हो जाती है। लेकिन जब चर्चा शुरू नहीं हुई है तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सदन के भीतर अगर गतिरोध बना रहा तो फिर कैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो पाएगी। आज का दिन भी कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से जेपीसी की मांग की जा रही है, संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की जा रही है और मांग करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का रवैया जो है सकारात्मक बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है जया कि आज भी अगर गतिरोध उत्पन्न करने की कोशिश की जाए तो बहुत हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सदन में बजट सत्र का दूसरा हफ्ता है, लगातार जो विपक्ष है उसका हंगामा जारी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है जो कि अभिभाषण पर अभी तक चर्चा नहीं हो पाई है और बेहद शर्मनाक भी है। और जो सभापति हैं वो भी बेहद आहत नजर आए, धनखड़ साहब, उन्होंने डांटा भी लेकिन फिर भी विपक्ष पर अभी तक कोई असर नहीं दिख रहा है। देखते हैं आज जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है तो क्या कुछ निकल कर आता है। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज़ पर, लेकिन फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।